हेलो दोस्त, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल जीएसजी के एजुकेशनल पॉइंट में। आज हम लोग चर्चा करेंगे हिस्ट्री के, आधुनिक इतिहास के एक ऐसे पॉइंट के बारे में जिसमें से ज़्यादातर परीक्षाओं में प्रश्नों को पूछा जाता है। जिस टॉपिक का नाम है सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण। चूँकि यह एक टॉपिक में पूरा पुनर्जागरण क्लियर नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग दो पार्ट में इसको पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ पार्ट, फिर इसके बाद वाले वीडियो में कुछ पार्ट पढ़ लेंगे हम लोग। तो आज पढ़ेंगे धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण। इससे पहले आप लोगों से, अगर ये वीडियो जो भी बताया जा रहा है, जो अपलोड किए जा रहा है रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, अगर आपको अच्छा लग रहा है या आपको प्रतीत कहीं ना कहीं हो रहा है, या आप कहीं देख रहे होंगे या प्रैक्टिस सेटरों को या आपके विभिन्न परीक्षाओं को दे रहे होंगे, तो आपको जानकारी अवश्य होगी या पता जरूर चल जा रहा होगा कि इस जो भी टॉपिक यहाँ पे आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से बताया जा रहा है, उससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए बिल्कुल इस जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उन सभी से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिना विलंब किए हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक में, जिसका नाम है सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण। देखिए, सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण में हम लोग सबसे पहला टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में। देखिए, राजा राम मोहन राय जो रिलेटेड हैं किससे? ब्रह्म समाज से। देखिए क्या है, राजा राम मोहन राय का जो जन्म हुआ वो कोलकाता के हुगली जिला के राधानगर में हुआ था। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को 22 मई 1772 ईस्वी को कलकत्ता के हुगली जिला के राधानगर में हुआ था। इनको अनेक भाषाओं का ज्ञान था, अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, जिसमें से मुख्य रूप से अरबी, अंग्रेजी, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन, फारसी, संस्कृत, लैटिन, हिब्रू इत्यादि भाषाओं के ये ज्ञाता थे राजा राम मोहन राय। इनको भारतीय पुनर्जागरण का दूत या भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। अर्थात राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा एक प्रयास किए गए थे सती प्रथा के विरुद्ध, जिसको 1829 में पूर्ण रूप से सती प्रथा को, जो उस समय भारत में फैली हुई थी, उसको प्रतिबंध लगा दिया गया, उसको प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके शासनकाल में लॉर्ड विलियम बेटिक के शासनकाल में राजा राम मोहन के अधिक प्रयासों के चलते ही 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिक के शासनकाल में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब सती प्रथा क्या था? तो सती प्रथा का मतलब हुआ कि जिन औरतों का, जिन महिलाओं का हस्बैंड या उनके पति का डेथ हो जाता था, उनको भी उनके चिता के साथ रखकर जला दिया जाता था। यह पूरे भारत में फैला हुआ था अंधविश्वास के रूप में उस समय, जिसको अधिक प्रयासों के द्वारा राजा राम मोहन राय ने 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिक रिलेटेड टू सती प्रथा, और किसके प्रयास से? राजा राम मोहन के प्रयास से सती प्रथा पर पूर्ण रूप से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। तो ये अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे राजा राम मोहन राय, मुख्य रूप से अरबी, अंग्रेजी, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मनी, फारसी, संस्कृत, लैटिन और हिब्रू भाषा के ज्ञाता थे। 1809 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने 1809 ईस्वी में एकेश्वरवादियों को उपहार के रूप में, एक ईश्वर को मानने वाले जो लोग होते हैं उनको एकेश्वरवादी कहा जाता है। एकेश्वरवादियों को उपहार, अर्थात
तुहफात उल मुआहिदीन, तुहफात उल मुआहिदीन, तुहफात उल मुआहिदीन नामक एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने। और 1814 से 15 ईस्वी में इन्होंने आत्मीय सभा का स्थापना किया था। आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया था? बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने। कब किया? 1814 से 15 ईस्वी में। फिर वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना 1816 में, 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना किन्होंने किया था? तो यह भी, इसकी भी स्थापना राजा राम मोहन के द्वारा की गई थी। अर्थात राजा राम मोहन के द्वारा 1816 में वेदांत सोसाइटी, 1814 से 15 में आत्मीय सभा, 1809 में तोहफात उल मुआहिदीन एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक की रचना, और 1829 में लॉर्ड विलियम बैटी के शासनकाल में अधिक प्रयासों के द्वारा सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना, और 1820 में प्रिसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक की रचना इन्होंने किया था। मतलब राजा राम मोहन राय ने 1820 में प्रिसेप्ट ऑफ जीसस पुस्तक की रचना की थी। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस पुस्तक की रचना राजा राम मोहन राय ने की थी। और कब की थी? 1820 ईस्वी में। अब देखिए, इन्होंने ही डेविड हेयर की सहायता से, राजा राम मोहन राय ने ही डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। यानी कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना का वर्णन अगर पूछा जाए तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। लेकिन सहायता किससे ली थी? किनसे सहायता लेकर किया था? तो डेविड हेयर की सहायता से राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। उसके बाद से इन्होंने बंगला भाषा में एक संवाद कौमुदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगला भाषा में इन्होंने संवाद कौमुदी, और फारसी भाषा में मिरातुल। बंगला भाषा में कौन सा? संवाद कौमुदी, और फारसी भाषा में मिरातुल नामक अखबार का भी प्रकाशन इन्होंने किया था। यानी राजा राम मोहन राय ने बंगला भाषा में संवाद कौमुदी और फारसी भाषा में मिरातुल नामक अखबार का भी प्रकाशन किया था। अभी हम लोगों को पता ही भी है, अभी मैं बताया भी हूँ आप लोगों को कि चूंकि राजा राम मोहन राय अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, इसलिए ये अलग अलग भाषा में अखबारों को भी प्रकाशित किए थे। उसके बाद से क्या किया गया? इनके ही द्वारा 20 अगस्त 1828 में, 20 अगस्त 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन के द्वारा ब्रह्म सभा की स्थापना की गई थी। यानी ब्रह्म सभा की स्थापना कब की गई? 20 अगस्त 1828 को, जिसे बाद में इसी ब्रह्म सभा को बाद में ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। अर्थात ब्रह्म सभा जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को की थी, उसी को बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया, ब्रह्म समाज के नाम से उसे पहचाना गया। उसके बाद से राजा राम मोहन राय को राजा जो आगे लिखा गया है उसकी उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। अकबर द्वितीय, सेकेंड, अकबर द्वितीय। देखिए अकबर द्वितीय दूसरा है, वह अकबर नहीं है, हुमायूं कलर का नहीं है। तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को किसकी उपाधि दी थी? तो राजा की उपाधि दी थी। और क्या किया गया था अकबर द्वितीय के द्वारा? तो वही राजा की उपाधि देकर उसके बाद से राजा राम मोहन राय को ब्रिटिश साम्राज्य ब्रिटेन में भेजा था। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन में भेजा था। उस समय ब्रिटेन में जो वहाँ का जो साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य था, वह कौन था? तो सम्राट जो था वो विलियम फोर्थ था, विलियम चतुर्थ था। तो विलियम चतुर्थ के दरबार में राजा राम मोहन राय को
अकबर द्वितीय ने भेजा था। और अकबर द्वितीय ने क्या किया था, राजा राम मोहन राय को राजा की भी उपाधि अकबर द्वितीय ने ही दिया था, और इनको ब्रिटिश साम्राज्य विलियम चतुर्थ के दरबार में अकबर द्वितीय ने भेजा था, अपना दूत बनाकर इसके दरबार में भेजा था। यहीं पर एक ब्रिस्टल नामक स्थान है, इसी ब्रिस्टल नामक स्थान पर 1833 ईस्वी में 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। अर्थात राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई, तो अकबर द्वितीय ने, जिसने राजा की उपाधि दी थी राजा राम मोहन राय को, अपना दूत बना के जब ब्रिटिश दरबार में विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था, वहीं पर उनका लौटते समय, वहाँ पे रहते समय ही उनका ब्रिस्टल में 1833 ईस्वी में डेथ हो गया था। अब जब इनका डेथ हुआ तो ब्रह्म समाज को आगे उनकी गतिविधियों को जारी किसने रखा, तो ब्रह्म समाज की गतिविधियों को, यानी राजा राम मोहन राय के डेथ के बाद ब्रह्म समाज की गतिविधि या कार्यभार को कौन जारी रखा, तो वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर ने। राजा राम मोहन राय के मृत्यु के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की गतिविधियों को जारी रखा, कंटिन्यू रखा, और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। और किसकी स्थापना की, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। वो भी कब की, 1839 ईस्वी में, 1839 ईस्वी में। तो तत्वबोधिनी सभा किससे रिलेटेड है, देवेंद्रनाथ टैगोर, यानी देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी में की थी। तो तत्वबोधिनी सभा पूछा जाए तो देवेंद्रनाथ टैगोर, कब, 1839 ईस्वी में। लेकिन ब्रह्म समाज पूछा जाए तो राजा राम मोहन राय। तो तत्वबोधिनी सभा 1839 ईस्वी में, कौन, देवेंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद से 1865 में यही ब्रह्म समाज, जिसकी गतिविधियों को देवेंद्रनाथ टैगोर ने जारी रखा था, यही ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया, इसका विभाजन हो गया। इस ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया 1865 ईस्वी में, और विभाजन के बाद यह आदि ब्रह्म समाज के रूप में हो गया, आदि ब्रह्म समाज के रूप में उभरा, जिसके प्रमुख कौन हुए, तो देवेंद्रनाथ टैगोर हुए। जिसके प्रमुख कौन हुए, तो देवेंद्रनाथ टैगोर हुए, जो मुख्य रूप से किस रूप में उभरा, आदि ब्रह्म समाज के रूप में उभरा था। उसके बाद से केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बना। उसके बाद से केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बना। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, देखिए ब्रह्म समाज का मतलब राजा राम मोहन राय रिलेटेड हो गया, लेकिन ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन कब, जब ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया और उसके जो आदि ब्रह्म समाज जो नाम था उसके प्रमुख जब देवेंद्रनाथ टैगोर बन गए, तो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की, तो केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया, इनके ही नेतृत्व में किया गया। यानी केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बना। उसके बाद से 1878 ईस्वी में इसी ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया का, यानी ब्रह्म समाज का पुनः विभाजन हुआ, और एक अलग गुट ने इसका नाम साधारण ब्रह्म समाज रखा। यानी 1878 ईस्वी में इस ब्रह्म समाज का एक बार पुनः विभाजन हुआ, जो मुख्य रूप से साधारण ब्रह्म समाज कहलाया। उसके बाद से केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रनाडे, एमजी रनाडे मतलब महादेव गोविंद रनाडे और आत्मारंग पांडुरंग ने, इन दोनों ने संयुक्त रूप से 1867 में एक अलग समाज की स्थापना की, जिसका नाम था प्रार्थना समाज। यानी प्रार्थना समाज की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे और आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 में किया था प्रार्थना समाज की स्थापना। लेकिन
पूछा जाए किससे प्रभावित होकर, तो केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर। लेकिन केशव चंद्र सेन ने प्रार्थना समाज की स्थापना नहीं किया था। स्थापना पूछा जाए तब एमजी रनाडे और आत्माराम पांडुरंग ये हो जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का जो टॉपिक था वो। उसके बाद से अगर एमजी रनाडे की बात हम करें तो एमजी रनाडे को और किस नाम से जाना जाता है? महादेव गोविंद रनाडे को पश्चिम भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी कहा जाता है। पश्चिम भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत भी एमजी रनाडे को कहा जाता है। महादेव गोविंद रनाडे को पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत का मतलब हो गया कि एमजी रनाडे भारत में पुनर्जागरण का कहा जाए तब राजा राम मोहन राय, लेकिन यूरोप में कहा जाए पुनर्जागरण का जनक तो दांते। यूरोप में पुनर्जागरण का जनक जो है वो किसको कहेंगे? दांते को कहेंगे। किसको? कवि दांते को क्या कहेंगे? यूरोप का पुनर्जागरण का जनक। लेकिन भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय। और पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत अगर पूछा जाए तो महादेव गोविंद रनाडे। और महादेव गोविंद रनाडे को किस नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से भी जाना जाता है। महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से महादेव गोविंद रनाडे को जाना जाता है। उसके बाद से हम लोग देखें लॉर्ड कैनिंग के समय ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रेरणा से लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह विधेयक को पारित किया गया। विधवा पुनर्विवाह विधेयक पारित हुआ ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा से लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। और यानी विधवा पुनर्विवाह कब लागू हुआ? किसके शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। किसकी प्रेरणा से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा से। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर को बंगाल का पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। तो ये रहा आज हम लोगों का जो भारतीय सामाजिक और धार्मिक आंदोलन जो है उससे संबंधित टॉपिक, उससे संबंधित जितने भी पॉइंट्स थे उसको हम लोगों ने भली भांति देखा और समझा। इसके अगले वाले जो पॉइंट हो गया उसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। और भी इसके 2 या 3 वीडियो बनने चाहिए, तब जाके पूरा सामाजिक और धार्मिक आंदोलन जाके समाप्त हो सकता है। और जब सामाजिक धार्मिक आंदोलन समाप्त हो जाएगा तो चूँकि इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने ग्रुप में शेयर करेंगे, ताकि उन लोगों के पास यह चीज़ें, यह मटेरियल पहुंच जाए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा भली भांति इसको पूछा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।